सुबह के करीब 7 बज चुके थे, लेकिन चंद्रकला की नींद आज भी नहीं खुली थी। तभी घर में कुछ आवाज से चंद्रकला की नींद खुलने लगी। चंद्रकला ने अंगड़ाई लेते हुए जब अपनी आंखें खोली तो देखा कि नीति घर में झाड़ू लगा रही थी। खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो बाहर हल्की हल्की धूप निकल आई थी। ये देख चंद्रकला झटके से उठ खड़ी हुई। चंद्रकला को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हो क्या रहा है। वो 2 दिन से उठ क्यों नहीं पा रही है, क्योंकि चंद्रकला रात में चाहे कितनी भी देरी से क्यों ना सोती हो, सुबह 5 बजे के साथ ही उसकी नींद खुल जाया करती है। लेकिन वो दिन से तो वो समय पर सो रही है, पर फिर भी उसकी नींद नहीं खुल रही है। झाड़ू लगाती हुई नीति से चंद्रकला ने पूछा, नीति, क्या आज भी तुमने मुझे उठाने की कोशिश की थी? जवाब में नीति ने कहा, हाँ माँ, आज भी मैंने आपको 2-3 बार उठाने की कोशिश की थी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा गहरी नींद में थे तो आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। चंद्रकला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और अपनी जगह से उठकर दूध लेने के लिए चली गई। अपने घर से कुछ ही दूर तुलसी ताई के यहाँ से चंद्रकला हर रोज दूध लाया करती थी, लेकिन आज जब चंद्रकला तुलसी ताई के घर के पास में पहुंची तो उसने दूर से देखा कि तुलसी ताई के घर के आगे भीड़ लगी हुई थी। ये देखकर चंद्रकला चौंक गई। उसने अपने कदमों की रफ्तार को थोड़ा बढ़ाया और भीड़ को चीरते हुए आगे जाकर देखा कि तुलसी ताई अपने घर के बाहर अपना सिर पकड़े बैठकर रो रही थी। ये देख चंद्रकला ने तुलसी ताई के पास में बैठते हुए पूछा, ताई, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? तुलसी ताई ने रोते हुए ही जवाब दिया, चंद्रकला, कल रात को कोई मेरी गाय चोरी करके ले गया। ये बात सुनकर चंद्रकला को भी काफी ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि तुलसी ताई एक विधवा औरत थी जिसका एक बेटी के अलावा और कोई नहीं था। घर में ये एक गाय ही थी जिसका दूध बेचकर तुलसी ताई और उसकी बेटी अब पेट पाला करती थी। अब तो किसी ने वो गाय भी चोरी कर ली थी। वहाँ मौजूद सभी लोग उस चोर को मन ही मन कोस रहे थे और बद्दुआ दे रहे थे। चंद्रकला को भी तुलसी ताई की गाय के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने तुलसी ताई से कहा, ताई, आप चिंता मत कीजिए, सरपंच जी। चंद्रकला कहना तो ये चाहती थी कि सरपंच जी के आदमी आपकी गाय को ढूंढ निकालेंगे, लेकिन चंद्रकला को राघव पर जरा भी विश्वास नहीं था। लेकिन तभी चंद्रकला को राघव की कल वाली बात याद आ गई। वो अपनी जगह से उठी और तुलसी ताई से कहा, ताई, यहाँ पर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। चलिए हम हवेली चलते हैं और राघव मालिक को सब कुछ बता देते हैं। वो आपकी गाय को जरूर ढूंढ निकालेंगे। वहाँ खड़े लोगों ने भी चंद्रकला की बातों में हामी भरी और वहाँ से हवेली के लिए निकल गए। चंद्रकला जब गांव वालों के साथ हवेली पहुंची तो हवेली के बाहर राघव के पहलवान खड़े हुए थे। चंद्रकला ने उनसे कहा, हमें राघव मालिक से मिलना है। चूंकि उस वक्त सुबह के 7:30 ही बजे थे, इसीलिए राघव अभी भी अफीम के नशे में सोया हुआ था और ये बात दोनों पहलवान ही जानते थे। साथ ही ये भी जानते थे कि अगर उन्होंने राघव को उठाने की जरूरत की तो राघव उन्हें जान से मार देगा। इसीलिए उनमें से एक पहलवान सागर ने कहा, मालिक इतनी सुबह सुबह किसी से नहीं मिलते हैं, आप लोग अभी जाइए, 10 बजे के बाद आइएगा। चंद्रकला ने इस बात से साफ मना करते हुए कहा, नहीं, हमें मालिक से बहुत जरूरी काम है, इसीलिए हम उनसे बिना मिले यहाँ से नहीं जा सकते। इसके बाद उन दोनों ने चंद्रकला को काफी डराया, धमकाया, समझाया, लेकिन चंद्रकला ने उन दोनों की एक ना सुनी और अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार उनमें से एक पहलवान राघव को बुलाने चला गया। डरते हुए राघव के कमरे का दरवाजा खोला। राघव उस वक्त दूसरी तरफ मुंह करके सोया हुआ था। सागर लड़खड़ाती हुई जुबान में राघव को उठाने लगा। मालिक, मालिक। सामने से जब कोई जवाब नहीं आया तो सागर ने ही अपनी बात रखते हुए कहा, मालिक, बाहर गांव के लोग आए हैं, सब लोग आपसे मिलना चाहते हैं। उधर मुंह किए हुए ही राघव ने बंद आंखों से ही सागर को गुस्से में कहा, सागर, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? मैंने कहा था कि जब तक मैं नहीं उठूं तब तक मुझे कोई उठाएगा नहीं। जवाब में सागर ने कहा,
मालिक, हमने बहुत समझाया उन्हें, लेकिन चंद्रकला है कि हमारी बात सुनने को ही तैयार नहीं है। चंद्रकला का नाम सुनते ही राघव की आंखें झटके से खुल गई। वो अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और सागर को बिना कुछ कहे सीधे बाहर की तरफ निकल गया। बाहर जाकर राघव ने चंद्रकला से इतराते हुए पूछा, कहो चंद्रकला, ये क्या तमाशा लेकर आई हो सुबह सुबह? जवाब में चंद्रकला ने भी कहा, मालिक, आपने ही कहा था ना कि गांव में कोई भी बात होगी तो सबसे पहले आपको बताने आना है। तुलसी चाची की गाय चोरी हो गई है। अपने आदमियों से कहकर इनकी गाय का पता लगवाइए। दांत पीसते हुए राघव ने चंद्रकला से कहा, चंद्रकला, तुम क्या मूर्ख हो गई हो? अब क्या गांव के जानवरों को ढूंढने का भी सरपंच का काम है? इस पर चंद्रकला ने कहा, जानवरों का ना सही, लेकिन चोरों को पकड़ने का काम तो एक सरपंच का ही होता है मालिक। अब क्या आपका काम भी आपको बताना पड़ेगा? चंद्रकला की ये सब बातें सुनकर राघव को अब पंकज की बातों पर पूरा भरोसा होने लगा था कि चंद्रकला उसे बदनाम करने के लिए ही ये सब कर रही है और उसे रास्ते से हटाना चाहती है। पर इस वक्त उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। मजबूरन राघव ने तुलसी ताई को सांत्वना देते हुए कहा, आप अपने घर जाइए तुलसी ताई, मैं अपने आदमियों से कहकर जल्द से जल्द आपकी गाय के बारे में पता लगवाता हूँ। तुलसी ताई ने राघव को धन्यवाद कहा और सब लोग वहाँ से अपने अपने घर चले गए। वहीं इन सबसे दूर अंगुना की दुनिया में अंगुना गुस्से में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। उसने कटीली से कह तो दिया था कि अब जो भी करेगी वो खुद अकेली ही करेगी, लेकिन इतने दिनों के बाद भी अंगुना को अभी तक अपनी शक्तियाँ बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं मिल पाया था। अब तो सिर्फ वो एक किताब ही थी जिसके अंदर हर समस्या का समाधान लिखा हुआ था, पर कोई भी नहीं जानता था कि चंद्रकला ने वो किताब कहाँ दफनाई है। इसीलिए अंगुना ने परेशान होकर कटीली से कहा, कटीली, समय बीतता जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, और मेरी बेटियाँ जितनी ज्यादा दिन गहरी नींद में रहेंगी उतनी ही ज्यादा उनकी शक्तियाँ कम होती जाएंगी, और फिर उनको श्राप से मुक्त करवाना भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा। कुछ बताओ कटीली, कुछ बताओ। कटीली खुद भी इसी बारे में सोच रही थी। तभी उसके जहन में एक विचार आया। उसने अंगुना से कहा, अंगुना, क्यों ना तुम खुद भी संख्या संयोग शक्ति का प्रयोग आजमा लो, जो तुमने जितेंद्र को बताया था। इस पर अंगुना ने कहा, नहीं कटीली, संख्या संयोग शक्ति की शक्तियाँ इस कार्य के लिए पर्याप्त नहीं है। जितेंद्र को तो मैंने इसीलिए बताया था ताकि जितेंद्र मालती को आजाद करवा सके और मैं उन दोनों की शक्तियाँ हासिल कर सकूं। तब जाकर मैं अपनी बेटियों को मुक्त करवा पाती। इसके जवाब में कटीली ने कहा, हाँ अंगुना, मैं जानती हूँ कि ये शक्तियाँ पर्याप्त नहीं होंगी, लेकिन संख्या संयोग शक्ति के जरिए तुम कम से कम इतनी शक्तियाँ तो हासिल कर ही लोगी कि तुम टीले वाले बाबा को हरा सको। और अंगुना, तुमने ही तो कहा था कि टीले वाले बाबा की कुटिया में और भी बहुत सारे काले साए बोतलों में कैद हैं। अगर तुम टीले वाले बाबा को हराकर उन बोतलों को हासिल कर लो तो उन सबकी शक्तियाँ मिलाकर तुम्हारी बेटियाँ श्राप से मुक्त हो सकती हैं। अंगुना टीले वाले बाबा की कुटिया के अंदर कैद आत्माओं के बारे में तो भूल ही गई थी। उसने खुश होते हुए कटीली से कहा, वाह कटीली वाह, आज तो तुमने मुझे खुश कर दिया। अब तो मैं संख्या संयोग शक्ति के जरिए ही अपनी शक्तियाँ बढ़ाऊंगी। कहते हुए अंगुना के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान तैरने लगी, पर अगले ही पल वो मुस्कान ओझल भी हो गई थी। चिंतित होते हुए अंगुना कटीली से कहा, पर कटीली, संख्या संयोग शक्ति के अनुसार तो शिकार ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, बहुत समय भी लग जाएगा। इसके जवाब में कटीली ने कहा, अंगुना, जितेंद्र ने मुझे बताया था कि एक जन्म पत्रिकाओं का गट्ठा है। इसके अंदर पूरे गांव के लोगों की कुंडलियां हैं, पर उसमें भी एक समस्या है अंगुना। इस वक्त वो पत्रिकाओं का गट्ठा चंद्रकला के घर पर है। इस बात ने अंगुना को भी थोड़ा चिंतित किया था, लेकिन फिर भी उसने ठान लिया था कि अब चाहे जो भी हो जाए वो चंद्रकला के घर से वो पत्रिकाओं का गट्ठा हासिल करके ही रहेगी। वहीं दूसरी तरफ चंद्रकला भी अपने घर पहुंच चुकी थी। चंद्रकला नीति को सिर्फ दूध का कहकर गई थी, लेकिन ज्यादा देर हो गई थी, इसीलिए नीति भी चंद्रकला का इंतजार करते करते थक गई। चंद्रकला के आने के बाद नीति ने चंद्रकला से पूछा, माँ, आप तो सिर्फ दूध लेने गए थे और दूध तो लेकर भी नहीं आए, तो फिर इतनी देर कहाँ लगा दी?
चंद्रकला ने नीति से कहा, बेटा, तुलसी ताई की गाय चोरी हो गई है, इसीलिए दूध नहीं ला पाई और इन्हीं सब के चलते थोड़ी देर भी हो गई। इस बात ने नीति को भी थोड़ा दुखी कर दिया था, पर तभी कुछ सोचते हुए नीति ने कहा, माँ, ये हो क्या रहा है? कल तो मंदिर से वो बकरा गायब हो गया और आज तुलसी ताई की गाय चोरी हो गई। मायापुर में एकदम से जानवर कैसे गायब होने लगे? नीति की बात ने चंद्रकला के दिमाग के ताले खोल दिए। अभी तक उसने इन दोनों घटनाओं को आपस में जोड़ देखा भी नहीं था, लेकिन नीति की बात के बाद चंद्रकला इन दोनों घटनाओं को आपस में जोड़ने लगी थी। उसने नीति से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे पूरा यकीन हो गया था कि हो ना हो इन दोनों घटनाओं के पीछे किसी एक का ही दिमाग है। चंद्रकला को किसी काले साए पर भी शक हो रहा था, लेकिन चंद्रकला ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर कोई काला साया ऐसा क्यों करेगा। इसीलिए चंद्रकला ये बात हजम नहीं कर पा रही थी, पर चंद्रकला को यकीन हो गया था कि जो इंसान या काला साया इसके पीछे है वो हमेशा रात के अंधेरे में ही अपने मकसद को अंजाम पहुंचाता है। इसीलिए चंद्रकला ने तय कर लिया था कि वो आज रात को सोएगी नहीं और नीति के सो जाने के बाद खुद बाहर जाकर इसके पीछे जो भी है उसके बारे में पता लगाएगी। जैसा कि चंद्रकला ने सोचा था उसने वैसा ही किया। रात का खाना हो जाने के बाद चंद्रकला नीति को सुलाने लगी और खुद नीति के बगल में लेट गई, लेकिन सो नहीं रही थी। वो तो बस नीति के सो जाने का इंतजार कर रही थी ताकि नीति के सोते ही वो खुद जल्द से जल्द बाहर जा सके। लेकिन तभी एकदम से तेज आंधी चलने लगी। उस तेज आंधी में घर के सारे खिड़की और दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। नीति अभी भी कच्ची में थी, कहीं नीति की नींद न खुल जाए, ये सोचकर चंद्रकला ने बीच में उठना ठीक नहीं था। पर आंधी बहुत ज्यादा तेज चल रही थी, जिसकी वजह से घर के अंदर का सामान भी गिरने लगा था। ये देख चंद्रकला अपनी जगह से उठी और घर के खिड़की दरवाजे फिर से बंद करके उनको रस्सी से बांधने लगी। चंद्रकला रसोई की खिड़की बंद कर रही थी, तब तक घर के दरवाजे फिर से बंद करके उनको रस्सी से बांधने लगी। चंद्रकला रसोई की खिड़की बंद कर रही थी, तब तक घर के मुख्य दरवाजे से वही हवा का झोंका घर के अंदर प्रवेश कर चुका था। चंद्रकला को इस बात का आभास हुआ तो वो दौड़कर बाहर की तरफ गई, लेकिन बाहर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। चंद्रकला को लगा कि शायद अब तो नीति को नींद आ ही गई होगी। ये सोच चंद्रकला बाहर जाने को हुई ही थी कि तभी नीति ने कुछ आवाज करते हुए करवट बदली। ये देख चंद्रकला ने कुछ देर और रुकने का सोचा। चंद्रकला वापस अपनी जगह जाकर नीति के ऊपर हाथ रखकर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। वही हवा का झोंका अब धीरे धीरे चंद्रकला की तरफ बढ़ने लगा। चंद्रकला इन सबसे अनजान अपनी जगह पर ही सो रही थी। हवा के झोंके ने चंद्रकला के ऊपर मंडराना शुरू कर दिया। देखते ही देखते चंद्रकला गहरी नींद में प्रवेश कर गई। जैसे ही चंद्रकला को नींद आई, हवा का झोंका नीति के शरीर में प्रवेश कर नीति ने अपनी आंखें खोली, अपने ऊपर से चंद्रकला का हाथ हटाया और बाहर की तरफ निकल गई। नीति के घर से बाहर जाते ही घर के सारे खिड़की दरवाजे एक ही झटके में अपने आप बंद हो गए। सुबह के 6 बज चुके थे। चंद्रकला अभी भी गहरी नींद में सोई हुई थी, लेकिन आज नीति चंद्रकला के ऊपर पानी छिड़क कर उठा रही थी। माँ, माँ, उठो माँ। चंद्रकला के कानों में नीति और साथ साथ बहुत से लोगों के फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी। चंद्रकला अपनी जगह पर झटके से उठ खड़ी हुई। उसने देखा आज भी उसे उठने में काफी देर हो गई थी। सामने पानी लेकर खड़ी नीति ने कहा, माँ, बाहर गांव के बहुत से लोग खड़े हुए हैं, सब लोग आपसे मिलना चाहते हैं। चंद्रकला ने मन ही मन कहा, हे भगवान, गांव वाले इतनी सुबह सुबह क्यों आए हैं? कहीं कल रात भी गांव में कोई घटना तो नहीं घट गई? चंद्रकला आज भी देरी से उठने की वजह से ये तो समझ गई कि वो खुद नहीं सो रही है, बल्कि कोई बाहरी शक्ति उसे सुला रही थी। इसका मतलब कल रात भी गांव में कुछ ना कुछ घटित हुआ है, जिसका पता लगाने के लिए चंद्रकला अपनी जगह से उठी और बाहर जाने के लिए निकल गई। आखिर ऐसा क्या हुआ है कल रात को कि गांव वालों को सुबह सुबह चंद्रकला के पास आना पड़ा? क्या चंद्रकला इन सब के पीछे का रहस्य जान पाएगी? और क्या अंगुना चंद्रकला के घर से जन्म पत्रिकाओं का गट्ठा हासिल कर पाएगी?